नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़। ये इस सीरीज़ का पहला ही लेक्चर है और इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में आज हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है ना, इसके पड़ोसी देश जो हैं वो कौन कौन से हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। पहला ही लेक्चर है और इंट्रोडक्टरी है, इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा भी किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो भारत दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित इसको माना जाता है। अगर इसके पूर्वी भाग में देखें, अब वर्ल्ड की मैं अब देख रहा हूँ कि वर्ल्ड में हमारी सिचुएशन कहाँ है। अगर हम इसके पूर्व में देखें तो इसके पूर्व में है इंडो चीन प्रायद्वीप, है ना। इंडो चीन पेनिनसुला देखिए, ये जो है ये वाला क्षेत्र, ये म्यांमार और ये वाला क्षेत्र, ये है इंडो चीन प्रायद्वीप। और इसके पश्चिम में क्या है, इसके पश्चिम है अरब प्रायद्वीप। ये जो है ये है अरब प्रायद्वीप। और अगर हम इसे देखें कि अक्षांशीय दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्यों है? क्योंकि देखिए ये यहाँ से जा रही है इक्वेटर, है ना। इक्वेटर के उत्तर में है मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से। और देशांतरीय दृष्टि से हम भारत का है पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि जो 0 डिग्री गुजरती है कहाँ, यहाँ पर ब्रिटेन में, यूरोप से इसके थोड़ा पश्चिम में, अब आगे देखेंगे, वहाँ से 0 डिग्री गुजरती है ना। तो इसकी तुलना करें तो हम कहाँ पर है? पूर्व में है। तो देशांतरीय स्थिति के रूप से हम पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांशीय रूप से हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। हमारे पश्चिम में है अरब प्रायद्वीप और हमारे पूर्व में है इंडो चीन प्रायद्वीप। इंडो चीन में देखिए चीन नहीं आता है। इंडो चीन में आप सोचने लगो कि इंडो चीन में चीन आता है, तो इंडो चीन में चीन नहीं आता। देखिए यहाँ देख लेते हैं इंडो चीन में कौन से आते हैं। देखिए म्यांमार आता है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया इस क्षेत्र में। साथ ही साथ जो मलेशिया वाला क्षेत्र है ये आता है इंडो चाइना क्षेत्र में। या आप कभी इंटरनेशनल रिलेशन में भी इंडो चीन देशों के साथ संबंधों के बारे में सुने तो चीन के साथ संबंध मत लगा देना, वहाँ पर लिखने मत लग जाना, है ना। इंडो चीन जो है इसका मतलब है ये वाला जो पेनिनसुला है वो इंडो चीन है ना। अरब प्रायद्वीप में देखिए आप यहाँ पर ये देख ही सकते हैं, यहाँ पर सऊदी अरबिया है, ये यमन है, ये ओमान है, ये यहाँ पर यूएई है, ये थोड़ा सा ऊपर वाला क्षेत्र है ना, ये भी ओमान का ही है। यहाँ पर कतर है, यहाँ छोटा सा देश एक बहरीन है, और ये है कुवैत, ये यहाँ पर ईरान है, ये यहाँ पर इराक है, ये छोटा सा देश कुवैत है, ये यहाँ जॉर्डन है ना। ये यहाँ पर लाल सागर है, ये गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी, ये अरब सागर है यहाँ पर, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और ये सोमालिया। इनके बारे में भी हमने जानकारी हासिल कर ली है। यहाँ पर है भूमध्य सागर। चलिए आगे चल लेते हैं। अब अगर वर्ल्ड के मैप में हम देखना चाहें तो ये है भारत, और यहाँ से देखिए ये है यहाँ पर ब्रिटेन। यहाँ से 0 डिग्री गुजरती है, इसका मतलब भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है देशांतरीय रूप से। और यहाँ से गुजर रही है इक्वेटर, इसका मतलब है कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखिए अक्षांशीय रूप से, और वैसा देखा जाए तो है दक्षिण एशिया में, है ना। समझ में आ गया आपको बात कि भारत कहाँ पर है। तो वर्ल्ड में अगर हम बात करने लगे तो वर्ल्ड में भारत जो है वो सबसे पहले तो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में भी किस में है? तो दक्षिणी एशिया में, है ना, ठीक है। और वैसे देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांशीय रूप से, और पूर्वी गोलार्ध में है देखें तो हम देशांतरीय रूप से, ठीक है। ये वर्ल्ड में हमारी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति, ये हमने देख ली। अब भारत के बारे में आ जाते हैं पूरा। अगर हम इसका विस्तार देखें तो बहुत बड़ा इसका भारत का विस्तार है, यानी कि एक पूरा ये एक देश ना होकर पूरे एक महाद्वीप के जैसे ही ये है ना। तो एक महाद्वीप जितना जैसा लगता है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दे दी गई है। हालांकि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको जो है सिर्फ उस भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ भारत शामिल नहीं होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब मिलके बनाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। अब अगर हम इसके देखें कि अक्षांशीय और देशांतरीय इसका विस्तार देखें तो इसकी मेन लैंड देखें, हम मुख्य भूमि देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और उत्तर में जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है ना। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से मेन लैंड बता रहा हूँ, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये आपको याद रखना है। उत्तर, है ना, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका हम देख लेंगे अक्षांशीय विस्तार।
अब अगर हम देखें देशांतरीय विस्तार कहाँ से है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से, जो कि गुजरात में है, और 97 डिग्री 25 मिनट तक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो 68 से 97-25 तक इसका देशांतरीय विस्तार है। लगभग 30 डिग्री का इसका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है। यानी अगर हम भारत का देखें कि लमसम में कितना विस्तार है, तो 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री अक्षांशीय और 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार अपने यहाँ है भारत का, ठीक है ना। अब अगर देखें, ये तो मेनलैंड का मैंने बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। अगर हम देखें कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर अगर देखा जाए तो वो कौन सा है, तो वो है 6 डिग्री 45 मिनट। ये 6 डिग्री 45 मिनट कहाँ है, ये देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का हिस्सा। तो इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट है, ये है 6 डिग्री 45 मिनट पर, और इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इसको क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिचिग भी इसे कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये किस में है, ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार जो है उसमें है इंदिरा पॉइंट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर इसके देखें तो उत्तर से हम अगर इसका अक्षांश विस्तार देखें, तो इसका अक्षांश विस्तार है 3200, माफ़ कीजिएगा, इसका अक्षांश विस्तार है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर इसका अक्षांश विस्तार है ऐसे, यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक का इसका भारत का विस्तार हम देखें तो वो 3214 किलोमीटर है। और अगर इसका पूर्व से पश्चिम की ओर हम विस्तार देखें तो वह है 2933 किलोमीटर। कुछ एग्जाम्स में तो ये ऐसा का ऐसा ही पूछ लिया जाता है। अब आप कहोगे सर, आप तो कह रहे हो कि 30 डिग्री अक्षांश और देशांतरीय विस्तार लमसम भारत का है, और अगर आप देखो तो अक्षांश विस्तार तो 3214 किलोमीटर है, फिर भी 30 डिग्री, और देशांतरीय विस्तार 2933 किलोमीटर है, फिर भी 30 डिग्री। ये ऐसा डिफरेंस क्यों? तो ये ऐसा डिफरेंस इसलिए है कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो तो चाहे 0 डिग्री हो कि चाहे 180 डिग्री हो, ये तो पूरी की पूरी जो रेखाएं हैं अक्षांशीय रेखाएं, वो माफ़ कीजिएगा, जो अक्षांशीय रेखाएं उनके बीच की दूरी तो समान ही रहती है, परंतु जो देशांतरीय रेखाएं हैं जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे उनके बीच में कमी आती जाती है, इसलिए इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है ना। ठीक है साहब, ये हमने यहाँ पर जान लिया है। अब आगे चल लेते हैं। ये जो हमने देखा इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है किसमें, ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है। जब हम आगे भारत के और इसकी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में, तब इन द्वीपों के बारे में जानेंगे, तब अंडमान निकोबार के बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब सबसे दक्षिणी बिंदु तो हमने देख लिया, इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 8 मिनट पर। और अगर हम देखें कि सबसे उत्तरी पॉइंट इसका कौन सा है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर में। अगर अब देखा जाए तो ये लद्दाख टेरिटरी के अंदर आएगा, जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख उसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ से ये लद्दाख है और ये वाला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी हुई है अभी। और इसका विस्तार जो है वो देशांतरीय कहाँ है, इसका 37 डिग्री 6 मिनट पर है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उत्तरी विस्तार इसका क्या हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट, और उसको कहते हैं इंदिरा कौल। और जो दक्षिणी पॉइंट है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 8 मिनट पर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम पश्चिमी पॉइंट को देखें तो गुहार मोती कहते हैं, और ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है। और किबिटू कहा जाता है, जो सबसे पूर्वी है, जो कि कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। एक बार यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी छोर कौन से राज्यों में है, तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पश्चिमी गुजरात में, सबसे उत्तरी है जम्मू कश्मीर में, अभी कहो तो लद्दाख में, और सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ये भी आपको याद रख लेना है ना। उत्तर दक्षिण विस्तार हमने देख लिया है। उत्तर दक्षिण इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है जी। ये हो गया यहाँ पर, ये नई यूनियन टेरिटरीज के साथ इसमें दिखाया गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब अगर इसमें देखा जाए कि भारत की सीमा कितनी लंबी है, तो भारत की भूमि सीमा जो है
वो है 15,200 किलोमीटर। अगर इसकी सीमा देखें हम, जो भूमि सीमा है उसको देखा जाए तो वो है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम इसके समुद्री तट की सीमा देखें, जिसमें हम अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, इन द्वीपों को भी मिला लें और फिर इसकी समुद्री सीमा अगर हम देखें तो वो है 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516 किलोमीटर, इंक्लूडिंग जो द्वीप है उनकी सीमाओं को भी मिलाकर। तो आप कहोगे कि सर समुद्री सीमा कौन सी है? तो देखिए, ये गुजरात से लेकर ये समुद्री सीमा दिख रही है आपको यहाँ तक, है ना। फिर इसकी समुद्री सीमा दिख रही है, इसकी समुद्री सीमा दिख रही है, तो ये सब मिला के है 7516 किलोमीटर। अगर आप कहोगे, अगर आप मोटा मोटी देखना चाहो तो समुद्री सीमा से दुगुनी क्या है? अपनी भूमि सीमा है, यानी 7500 और 7500 का अगर दुगुना कितना होता है? 15,000, है ना। इस प्रकार से अगर लगभग दुगुनी सीमा इसकी भूमि सीमा है, इस प्रकार का स्टेटमेंट भी बन जाए कि समुद्री सीमा से लगभग दुगुनी भूमि सीमा है भारत की। तो हाँ, भूमि सीमा देखिए, ये देखिए इस प्रकार से ये भूमि सीमा अपनी है ना, ये सारी क्या है? ये भूमि सीमा ही है भारत की, ये है इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। अब यहाँ से एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि अगर आप देखें कि सबसे बड़ी भूमि सीमा किस देश के साथ लगती है। हाँ जी, तो आपकी जगह थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई नॉक कर रहा था दरवाजे पे। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो आपको बतानी है, वो ये बतानी है कि यहाँ हम देख लें कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में सबसे लंबी जो सीमा रेखा किसके साथ लगती है, फिर सबसे छोटी किसके साथ लगती है, ऐसा भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे बड़ी सीमा आपको लगेगा कि वो पाकिस्तान वगैरह के साथ लगती है, चीन के साथ वगैरह लगती है, परंतु नहीं, सबसे बड़ी सीमा जो हमारा देश साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। कितनी? 4096 किलोमीटर लगभग हम किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के। तो सबसे बड़ा, अगर हम सबसे बड़ी भूमि सीमा या आपको की सीमा जो है वो हम साझा किसके साथ करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ। और यहीं पे एक चीज़ और याद रख लेना कि दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा, अगर हम देखें व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, वो भी बांग्लादेश ही है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम देखें तो आता है कौन? चीन। उसके बाद में भारत और चीन की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा बड़ी है। फिर उसके बाद में देखा जाए तो सीमा रेखा आती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना। ये 3468 इंडो चाइना, इंडो पाक है 3323 किलोमीटर। उसके बाद में अगर हम आ जाएं तो वो है नेपाल के साथ में। नेपाल के बाद में अगर हम देखें तो वो है म्यांमार के साथ में, फिर है भूटान के साथ में, और सबसे छोटी देखिए अफगानिस्तान के साथ में। अब आप कुछ लोगों को लगेगा कि सर अफगानिस्तान के साथ हम कहाँ लगते हैं? देखिए, जो आज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो है तो भारत का हिस्सा ही। पाकिस्तान तो कुछ भी कह ले कि ये हमारा है, उसका है, परंतु है तो भारत का हिस्सा ही। तो उस क्षेत्र से लगता है अफगानिस्तान, छोटा सा लगता है 106 किलोमीटर का, है ना। तो सबसे ज़्यादा हम भारत की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। उसके बाद और सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान भी जो है अपना पड़ोसी मुल्क ही है ना। उसके बाद में अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान और चाइना में किसकी ज़्यादा है? तो चाइना की ज़्यादा है ना। उसके बाद में अगर हम कंपैरिजन करें नेपाल और म्यांमार के बीच में तो किसकी ज़्यादा है? नेपाल की ज़्यादा है ना। उसके बाद में भूटान की आ जाती है, और सबसे कम तो किसकी आ जाती है? अफगानिस्तान की आ जाती है। ये एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, है ना। अगर हम भारत का क्षेत्रफल देखें तो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। एग्जैक्टली 263 वगैरह आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है 32,87,000 के आसपास जो है ना, मोटा मोटा भी रह जाएगी, 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है जी। अगर हम देखें कि भारत के जो पड़ोसी देश में कौन से आ जाते हैं, तो देखिए अफगानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर चीन है, जिसे ये तो वैसे देखा जाए तो ये तिब्बत का क्षेत्र था, परंतु चीन ने हड़प लिया था, तो ये चीन का। यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। दो अपने ऐसे देश हैं जो हमारे साथ समुद्री सीमा भी साझा करते हैं। उन दो देशों की समुद्री सीमा साझा करने वालों के नाम क्या हैं? उनके नाम है श्रीलंका, और यहाँ पर एक देश है मालदीव, है ना। मालदीव जब भी अभी थोड़ी देर पहले कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। तो मालदीव और श्रीलंका जो है अपने साथ क्या साझा करते हैं? अपने साथ साझा करते हैं समुद्री सीमा, ठीक है ना। तो कितने देश हो गए जो हमारे साथ सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। तो 7 देश जो है वो हमसे भूमि सीमा साझा करते हैं, और 2 देश जिसका नाम श्रीलंका और मालदीव है, ये हमारे साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। अब देखें कि विश्व में
हमसे और कितने बड़े देश हैं। अगर आपको लगा कि सर ये तो बकवास कर रहे हैं, क्या आप बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे हो, तो हल्के में मत लेना। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ से और बड़े बड़े लोग गलत करके आए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, और इसका मतलब है कि भारत से 6 और बड़े देश हैं। उन 6 बड़े देशों के नाम बाकायदा आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, हल्के में मत लेना इन चीज़ों को। तो सबसे बड़ा अगर देखें विश्व में देश है वो रशिया। तो हम चलेंगे देखिए ऐसे, 1 नंबर पे रशिया, 2 नंबर पे इसके सीधे सामने कनाडा, 3 नंबर पे यूएसए, नीचे आ जाएंगे तो 4 नंबर में वापस इधर आएंगे चीन, 5 नंबर में वापस इधर जाएंगे ब्राज़ील, 6 नंबर पे जाएंगे नीचे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और 7 नंबर में वापस यहाँ जाएंगे इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा देश है रशिया, उसके बाद में है कनाडा, उसके बाद में यूएसए के बाद में चाइना के बाद में है ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया तो पूरा महाद्वीप ही है ना। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में नंबर आता है भारत का। तो भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का। और हमसे पहले कौन कौन से देश आते हैं उनका सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए। एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। रशिया से जाएंगे कनाडा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे जस्ट नीचे आ जाएंगे यूएसए, फिर आएंगे इधर चाइना में 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे इधर आ जाएंगे वापस ब्राज़ील पे, 6 नंबर पे वापस इधर आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, और फिर 7 नंबर में तो इंडिया है ही। ठीक है ना। और भारत विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसका भारत है 2.43% जो है हम भारत के पास क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। परंतु विश्व की लगभग 18% जनसंख्या कहाँ रहती है, भारत में रहती है। तो देखिए संसाधनों का कितना असमान वितरण है भारत में। ज़मीन हमारे पास 2.43% है दुनिया की, परंतु जनसंख्या 18% के आसपास रहती है। ठीक है, ये और यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा दिया तो ये देख लेना। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो भारत का जो विस्तार है, देशांतर विस्तार, वो खूब बड़ा है। लगभग 30 डिग्री का फर्क इसमें आता है। इस विस्तार की वजह से जो सबसे पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश का और सबसे पश्चिमी है गुजरात वाला पॉइंट, उसके बीच में लगभग क्या 2 घंटों का यहाँ पर समय का अंतर है। समय का अंतर मतलब या मान लीजिए सुबह के 8 बज रहे हो तो यहाँ सुबह के कितने बजेंगे, 6 ही बजेंगे। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय जो है वो कम होता जाता है ना, क्योंकि पहले सूर्य पूर्व में उगता है तो समय भी पूर्व में सबसे पहले होगा, है ना। तो जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है तो गुजरात के पश्चिमी भाग में तो रात ही रहती है। इसीलिए भारत का जो हम देखें मानक समय रेखा है वो बीच में से गुजरती है ऐसे, इस प्रकार से 82.5 डिग्री मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, यूपी के मिर्ज़ापुर, कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर से ही होके गुजरती है ना। और तो हमारी देशांतर रेखा क्या है, मानक रेखा क्या है, समय रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से, नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है साहब। अब ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये छोटी चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश है, इसके नीचे थोड़ा सा मध्य प्रदेश होकर गुजरती है, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा आ जाता है और ये आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पहली बात तो 5 राज्यों से। उन 5 राज्यों के नाम क्या है, यूपी, एमपी, फिर एमपी से कट के क्या बना, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 1 2 3 4 5, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है अपनी मानक समय रेखा है वो, है ना। ये समय निकालने वाली चीज़ें सब मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो है 1 डिग्री के भी अगर डिफरेंस हो तो कितने मिनट का अंतर होता है, 1 डिग्री 4 मिनट का अंतर होता है, ये सब चीज़ें, है ना। तो 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है तो 30 को 4 से करेंगे तो 120 मिनट आते हैं ना, मतलब 2 घंटे का अंतर। इस प्रकार से हम निकालना हमने सीखा था वहाँ पर। ठीक है साहब। अब देखें तो भारत क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो विषुवत रेखा के भारत उत्तर में स्थित है ना। अगर हम देखें कि विषुवत रेखा से भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये कितने किलोमीटर है, तो 876 किलोमीटर वो दूर है। और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है और ये लगभग भारत को 2 समान भागों में बांट देती है। तो ऐसा भी स्टेटमेंट बन गया था यूपीएससी में। आपको लगेगा सर मजाक कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, परंतु जो ईजी लगता है वो इतना ईजी भी नहीं होता है, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है कि कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं होता है।
तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है और भागों को दो बराबर भागों में, लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब ये कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये राज्य भी आपको याद रखना है। इस भरोसे मत रहना कि यूपीएससी वगैरह में फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं। तो याद रखना कैसे, यहाँ से देखिए गुजरात से फिर निकलते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से झारखंड से बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से फिर यहाँ पर त्रिपुरा आ जाता है और ये मिजोरम। तो 2 तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये हो गए अपने एक यहाँ से देखिए राजस्थान से भी थोड़ा सा होके ये गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6 और त्रिपुरा और मिजोरम 8। तो हो गए कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है अपनी कर्क रेखा। और इन 8 राज्यों के नाम आपको याद रख लेने हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जो मानक समय रेखा गुजर रही थी वो मानक समय रेखा भी आपको याद रख लेनी है। 5 राज्यों से होकर गुजर रही थी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको भूलना है। उसके बाद में देखा जाए तो इसका उत्तरी भाग भारत का है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और पूर्व पश्चिम दिशा में ये फैला हुआ है। यहाँ से देखिए उत्तरी भाग ये पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। और इस उत्तरी भाग में विशाल मैदान आते हैं, ये देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स पूरे हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट में ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ पर आ जाता है, तो इसमें उत्तरी भारत में खूब बड़े बड़े मैदान भी यहाँ हैं। और कर्क रेखा से जो दक्षिण का क्षेत्र है, यानी कि ये जो कर्क रेखा अपने यहाँ से होकर गुजर रही है, इस कर्क रेखा से जो दक्षिण का क्षेत्र है, ये दक्षिण का क्षेत्र त्रिभुजाकार है। तो देखिए हो गया ना त्रिभुजाकार, इस प्रकार का है तो त्रिभुजाकार ही तो है। ऐसा कोई अब आप वो स्कूल में जैसे नापते थे पुट्टा और पेन प्रकार वो सब लेके थोड़े बैठेंगे, तो लगभग ये त्रिभुजाकार आकृति का है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रख लेनी है ना। अब इस त्रिभुजाकार में भी देखें तो जो उत्तरी भाग है वो ज़्यादा विस्तृत है और जो दक्षिणी भाग है वो कम विस्तृत है ना। और इस यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो पूरा है दक्कन का पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार है। इस पठार में देखिए यहाँ पर ईस्टर्न घाट से पूर्व में और पश्चिम में है पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, और यहाँ पर ये जो पूर्वी तटीय मैदान है और यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान भी यहाँ पर हैं। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। तो आज हमने भारत के बारे में जो एक सामान्य परिचय है वो उसमें देख लिया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में और हम भारत के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, है ना। फिर भारत में कौन सी चट्टानें हैं इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर हम आ जाएंगे भारत की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, है ना, जिसमें हम देखेंगे उत्तर का मैदान देखेंगे, पहाड़ी वाले क्षेत्र देखेंगे, है ना, और उसमें द्वीपीय समूह वगैरह सब देखेंगे। वहाँ से यूपीएससी खूब भर भर के क्वेश्चन पूछती है हर साल। तो इस प्रकार से हम ये भारत की ज्योग्राफी शुरू करके समाप्त बाद में धीरे धीरे कर देंगे। और ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज का पढ़ाया। आपको लग रहा होगा कि बड़ा इजी सा है ये वो, तो इजी कुछ भी नहीं है। आप एक बार पढ़ के देखना और जब भूल जाओगे तब आपको पता लगेगा कि इजी कुछ भी नहीं है। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु दोस्त मित्र का हो जिसे आप रिकमेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो या कुछ भी नहीं कर रहा हो तो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।